हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के टॉपिक इंडियन मनी मार्केट का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस टॉपिक के पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से क्लिक करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किए थे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जिसमें से हमने 3 जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। वो थे कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मनी। आज हम जो है बाकी की जो 3 हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। वो होंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स एंड रीपरचेज एग्रीमेंट, जिसे रेपो कहते हैं। एक एक करके इन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है क्या? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बैंक में एफडी होती है, पर ये एफडी जैसा नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि बैंक जो है डिपॉजिट्स के एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, और ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। यानी कि जिस पर्सन ने इसमें इन्वेस्ट किया है वो जब चाहे किसी दूसरे को सौंप सकता है। यानी कि इसके लिए एक सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल होती है, जहाँ पर इसको बाय और सेल किया जाता है। तो है ये बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि इसमें भी जो है ये बेरर भी हो सकते हैं और रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। बेरर और रजिस्टर्ड में अंतर ये है कि अगर मान लीजिए ये बेरर है तो उस सर्टिफिकेट के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होगा। आप किसी को भी बेचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको सौंप देंगे, और सर्टिफिकेट जिसके पास होगा, नेचुरली बात है, जो इशू करने वाली कंपनी है, बैंक्स है, वो उसी को ही पेमेंट करेगा, प्रिंसिपल के भी और इंटरेस्ट के भी। लेकिन मान लीजिए ये रजिस्टर्ड है। अगर ये रजिस्टर्ड है तो इसके ऊपर जिसका भी नाम लिखा हुआ है उसी को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। तो ये बीएड भी हो सकते हैं और रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। इस पे जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट पे जो मैच्योरिटी पीरियड है वो मेंशन होता है, और इंटरेस्ट की रेट भी पहले से ही डिसाइडेड होती है कि इस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा और इस पर्टिकुलर डेट पे ये मैच्योर होगा। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, यानी कि इसे आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके लिए सेकेंडरी मार्केट भी अवेलेबल होती है, जहाँ इसे बाय और सेल किया जाता है। ये रिस्कलेस है। रिस्कलेस इसलिए भी है, रिस्कलेस क्योंकि ना तो इसमें प्रिंसिपल के डिफ़ॉल्ट होने का चांस है और ना ही इसमें इंटरेस्ट के पेमेंट के डिफ़ॉल्ट होने का चांस है, क्योंकि इसको इशू करने वाले जो है वो वेल स्पॉन्सर्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का कोई रिस्क नहीं होता। आरबीआई ने ये स्कीम है सबसे पहले जून 1989 में लॉन्च की थी, जिसमें आरबीआई ने मकसद यही था कि जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें एक नया इंस्ट्रूमेंट ऐड किया जाए और मनी मार्केट को काफ़ी वाइडन किया जाए, बड़ा किया जाए, जिससे कि मनी मार्केट का जो स्कोप है वो बेहतर हो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से लेके आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं इससे रिलेटेड। एक एक करके हम उस गाइडलाइंस को पढ़ते हैं। क्या है आरबीआई की गाइडलाइंस? नंबर 1, मिनिमम डिनोमिनेशन, कि कम से कम कितना अमाउंट का जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो सकता है। टाइम टू टाइम ये गाइडलाइंस चेंज होती रही हैं। जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग कम से कम ये 5 लाख रुपए का होना चाहिए, यानी कि 5 लाख रुपए के मल्टीपल्स में जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। और सेकंड फीचर जो है वो है, सेकंड गाइडलाइंस है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। एक सिंगल इन्वेस्टर को कम से कम इसमें 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, यानी कि 10 लाख रुपये से कम इन्वेस्टमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है। थर्ड गाइडलाइंस है मैच्योरिटी पीरियड। देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 91 डेज टू 1 ईयर, यानी कि 91 डेज से लेके 1 साल के बीच में कोई भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू किया जा सकता है। क्योंकि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए ये 1 ईयर से ज़्यादा एक्सीड पीरियड के लिए इशू नहीं हो सकते। जहाँ तक सवाल है फोर्थ गाइडलाइंस, दैट इज़ डिस्काउंट रेट। ध्यान रहे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे कभी भी कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट जनरली नहीं दिया जाता। जनरली ये जो है डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। अब डिस्काउंट क्या है इसको ज़रा क्लियरली ज़रा समझिएगा। होता क्या है कि जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट है इसकी एक फेस वैल्यू होती है, और जो फेस वैल्यू होती है उससे कम पर इशू किए जाते हैं। तो जो मैच्योरिटी अमाउंट है और जो इशू अमाउंट है उसका जो डिफरेंस है वो वास्तव में इंटरेस्ट कहलाएगा।
इसको हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए सर्टिफिकेट डिपॉजिट 5 लाख रुपए का है और वो 4,90,000 में इशू किया जा रहा है। तो अब जो डिपॉजिटर जो बाय करेगा इस सर्टिफिकेट डिपॉजिट को, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी 4,90,000, लेकिन जब वो मैच्योर होगा तो उसको पेमेंट कितनी मिलेगी? 5 लाख। तो ये जो 10,000 का डिस्काउंट है यही उसका इंटरेस्ट है। तो जनरली इन पे इंटरेस्ट नहीं होता बल्कि ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। फिफ्थ गाइडलाइंस आती है लॉक इन पीरियड। हाँ, इसका एक लॉक इन पीरियड जरूर होता है, वो एट प्रेजेंट 30 डेज़ है, यानी कि 30 डेज़ तक तो जिसने भी इसको बाय किया है उसको अपने पास रखना पड़ेगा। 30 डेज से पहले ये मार्केटेबल नहीं हो सकता, यानी कि फ्रीली ट्रेडेबल नहीं हो सकता। तो 30 डेज़ तक का जो है पीरियड है वो लॉकेबल है। जहाँ तक सवाल है सिक्स गाइडलाइंस की, सिक्स गाइडलाइंस आती है फ्रीली ट्रेडेबल और मार्केटेबल। जैसा पहले डिस्कस किया फिफ्थ फीचर्स में कि लॉक इन पीरियड जो है वो 30 डेज़ का है। आफ्टर 30 डेज़ चाहे तो होल्डर जो है वो इसे फ्रीली ट्रेड कर सकता है, यानी कि किसी को भी बोट या सोल्ड कर सकता है, किसी को बेच सकता है सेकेंडरी मार्केट में। उसे मैच्योरिटी पीरियड तक अपने पास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सवाल है सेवन्थ गाइडलाइंस अलाउ टू इशू, कि किसको अलाउ किया गया है इशू करने को। जितने भी स्केड्यूल्ड बैंक हैं वो सब एलिजिबल हैं इशू करने के लिए, लेकिन जो ध्यान रहे कि इसमें जो RRBs है, इनकी रीजनल रूरल बैंक्स, उन्हें मनाही है, उन्हें रिस्ट्रिक्शंस है, वो जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते। केवल जो स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं अदर देन रीजनल रूरल बैंक्स, बाकी सब वो इशू कर सकते हैं। नंबर 8 गाइडलाइंस आती है एलिजिबल फॉर CRR एंड SLR। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो बैंकों को CRR और SLR के लिए अपने पास एक रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं, अपने डिपॉजिट डालने पड़ते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट है वो CRR और SLR के लिए एलिजिबल है। यानी कि मान लीजिए एक बैंक जो है वो तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू कर रहा है, जबकि अदर बैंक्स हैं उनके पास ह्यूज पैसा पड़ा हुआ है, रिजर्व अमाउंट पड़ा हुआ है, और वो चाहे तो उस पैसे को दूसरे बैंक के सर्टिफिकेट डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि उनके जो पैसे पे कुछ अर्निंग भी हो जाए और CRR और SLR का जो रेशियो है वो भी मेंटेन हो जाए। 9th गाइडलाइंस जो आती है कैन नॉट बी बाय बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। एक बार जब सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू कर लेती है एक फर्म या बैंक, तो वो उसे अगर बाय बैक करना चाहे तो वो बाय बैक पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये मैच्योरिटी पर ही पेमेंट होगी, उससे पहले पेमेंट नहीं होगी। हाँ, जैसा पहले डिस्कस किया गया 6 फीचर्स में भी कि फ्रीली ट्रेडेबल है। अगर जो होल्डर्स है वो इससे निकलना चाहता है तो सेकेंडरी मार्केट में बेच सकता है। जो सेकेंडरी मार्केट में जो इसके रेट्स है वो डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं, तो उस रेट्स को देखते हुए जब मर्जी है होल्डर्स निकल सकता है। लेकिन इशू करने वाली जो फर्म है, एंटिटी है, वो इसे बायबैक नहीं कर सकती, वो केवल मैच्योरिटी पे ही इसको रिडीम करेगी। तो ये टॉपिक था सर्टिफिकेट डिपॉजिट और RBI से रिलेटेड गाइडलाइंस थी। इस पर ध्यान रखना स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में एक तो टॉपिक आ जाता है कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन करिए, और जनरली उससे रिलेटेड जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे मनी मार्केट की रेगुलेटरी अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी क्या गाइडलाइंस है ये भी एग्ज़ाम में आ जाती हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? ध्यान रहे कमर्शियल पेपर्स जो है वो वेल रेपुटेटेड कंपनीज इशू करती हैं। ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स हैं जिन्हें रेपुटेटेड कंपनी इशू करती है। अब इन्हें रेपुटेटेड किस वे में कहा जाए? रेपुटेटेड कंपनी से मतलब है जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी गुड है, और उस कंपनी के पास सफिशिएंट टेंजिबल असेट्स हैं, यानी उसके पास जो उसकी जो असेट्स हैं जिन्हें देखा जा सकता है, जिनकी जो मूल संपत्ति हैं वो उसके पास काफ़ी हैं। क्योंकि उसके पास असेट्स होंगी, उसके पास इतनी एलिजिबिलिटी होगी कि वो इन कमर्शियल पेपर्स की जब मैच्योरिटी के टाइम पेमेंट की बारी आएगी तो वो इसे आसानी से पे कर पाए। ध्यान रहे जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं और नेगोशिएबल होते हैं बाय इंडोर्समेंट और डिलीवरी, यानी कि ये एक तरीके से बेरल टाइप में होते हैं। एक तरफ तो ये अनसिक्योर्ड है, इसके लिए जो इशू करने वाली कंपनी है, एंटिटी है, उसको अपनी कोई सिक्योरिटी जो है वो कोलेट्रल नहीं रखनी पड़ती, गिरवी नहीं रखनी पड़ती। और दूसरा ये जो है नेगोशिएबल बाय इंडोर्समेंट है, यानी कि बेरल टाइप में है। अगर मान लीजिए एक होल्डर के पास है और वो उसे किसी दूसरे को देना चाहें तो उसे आसानी से दे सकते हैं। उसके लिए उनको कोई लिखा पढ़ी करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक दूसरे के नाम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको डिलीवरी हैंडओवर करनी है और जिसके पास है उसी को ही जो है पेमेंट करेगी एंटिटी। नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये जनरली जो है वो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक
में भी पढ़ा कि जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट वो भी डिस्काउंट पे इशू किए थे, जनरली ये भी डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। यानी कि इनकी जो फेस वैल्यू होती है और जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है उसमें एक डिफरेंस होता है, और जो फेस वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू के बीच का डिफरेंस है वास्तव में होल्डर्स के लिए वही मेन इंटरेस्ट है। आरबीआई ने इस स्कीम को जो है जनवरी 1990 में लॉन्च किया था, तो वो भी जो मेन मकसद था यही मकसद था जैसे सर्टिफिकेट डिपॉजिट का था कि जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें एक नया इंस्ट्रूमेंट ऐड किया जाए और जो कॉल मनी पे डिपेंडेंस है वो कम रखी जाए, और जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास सरप्लस शॉर्ट टर्म फंड्स हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए वो अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर सकें। कमर्शियल पेपर से रिलेटेड आरबीआई की क्या गाइडलाइंस हैं उनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मिनिमम नेटवर्थ। ध्यान रहे जो भी एंटिटी इसको इशू कर रही है उसकी मिनिमम जो नेटवर्थ है वो 4 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि ऐसी कोई भी एंटिटी जिसकी नेटवर्थ 4 करोड़ से कम है वो कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकती। दूसरा वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है यानी कि जो फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो भी 4 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि कम से कम 4 करोड़ तो होनी ही चाहिए, तभी वो कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकते हैं। थर्ड मैच्योरिटी पीरियड। जो इसका मैच्योरिटी पीरियड है वो 30 डेज़ का होता है, यानी कि 30 डेज़ के अंदर ही ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, 30 डेज़ से पहले कैश में कन्वर्ट नहीं होते। नंबर 4 इशूइंग लिमिट। कौन इशू कर सकता है और कितना इशू कर सकता है। जो एंटिटी इसको इशू करना चाहती है उसकी जो फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट है जिसको हमने पॉइंट 2 में डिस्कस किया, उस फंड लिमिट का वो 75% इशू कर सकती है। मान लीजिए उसकी वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है 5 करोड़ रुपये है, तो उस 5 करोड़ का 75% जो भी बनेगा 3 करोड़ 75 लाख, इतना ही अमाउंट वो इशू कर सकती है, इससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकती। जहाँ तक सवाल है 5th गाइडलाइंस का, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स है कमर्शियल पेपर्स के अंदर, कोई भी पर्सन जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, जो भी इन्वेस्टर है, उसे कम से कम 25 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, और उससे ऊपर वो जो लगाना चाहता है वो इन द मल्टीपल्स ऑफ 5 लाख होंगे। यानी कि वो कम से कम उसे 25 लाख रुपए तो लगाने होंगे। अगर वो उससे ज़्यादा लगाना चाहता है तो वो 5 लाख के मल्टीपल्स में होंगे, यानी कि 25 लाख के बाद 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख के रूप में होंगे। कम से कम 25 लाख तो एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना ही होगा। जहाँ तक सवाल है 6 गाइडलाइंस। 6 गाइडलाइंस आती है मिनिमम क्रेडिट रेटिंग। देखिए, क्योंकि कमर्शियल पेपर्स जो है एक वेल रेपुटेटेड कंपनी के द्वारा इशू किए जा रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो कंपनी इसको इशू कर रही है उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए जो आरबीआई ने गाइडलाइंस बना रखी है वो ये बना रखी है कि P2 रेटिंग होनी चाहिए क्रिसिल से और A2 होनी चाहिए इकरा से। यानी कि अगर P2 से कम है क्रिसिल से और A2 से कम है इकरा से, तो वो कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकते। जहाँ तक सवाल है 7th गाइडलाइंस। 7th गाइडलाइंस है नो नीड ऑफ प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, कि इसको इशू करने के लिए आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी इन जो एंटिटी है वो इन सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करती है, एलिजिबल है, तो वो इजीली इशू कर सकती है कमर्शियल पेपर, उसको आरबीआई से अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सवाल है 8th गाइडलाइंस, नो नीड ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ इशू। जैसा कि हम कैपिटल मार्केट में पढ़ते हैं, जब कोई भी कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो जनरली उसको अपने शेयर्स को इशू करने से पहले अंडरराइटिंग करवानी पड़ती है। ऐसी अंडरराइटिंग कमर्शियल पेपर्स के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि कमर्शियल पेपर इशू करने वाली एंटिटी को इसका अंडरराइटिंग करवाना ज़रूरत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। जहाँ तक सवाल है 9th गाइडलाइंस, शुड बी प्रेजेंट एट मैच्योरिटी बाय होल्डर्स। जिनके पास कमर्शियल पेपर इशू किए गए, जो भी इसके होल्डर्स हैं, उन्हें जो है एट द मैच्योरिटी डेट, जब भी वो मैच्योरिटी डेट आती है वो प्रेजेंट कर देनी चाहिए एंटिटी को और उसकी पेमेंट मिल जानी चाहिए। यानी कि वो होल्डर्स जो है इसको कंटिन्यू अपने पास नहीं रख सकते, अदरवाइज़ वो मैच्योरिटी पे अगर इसको रिडीम नहीं करवाते तो ये यूजलेस हो जाएंगे, इस इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अब तक हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। एक हमने डिस्कस किया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और दूसरा टॉपिक डिस्कस किया कमर्शियल पेपर्स। जहाँ तक सवाल है 3rd टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि 3rd इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ रीपर्चेज एग्रीमेंट, रेपो। रेपो क्या है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या है रेपो? ये थोड़ा हटकर है अभी तक के जितने भी हमने मनी इंस्ट्रूमेंट पढ़े। इसमें क्या होता है कि एक एंटिटी वो जो है अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करती है किसी दूसरी फर्म को, और एक प्री डिसाइडेड रेट पर, और डिसाइड करती है कि इन फ्यूचर डेट पर, इस प्री डिसाइडेड रेट पर वो इसे वापस बाय करेगी एक स्पेसिफाइड डेट पर। उसे कहते हैं रेपो। थोड़ा सा
टिपिकल है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। मान लीजिए एक एंटिटी रेपो से जो है रीपरचेज एग्रीमेंट से पैसा उठाना चाहती है। अब वो क्या कर रही है, मान लीजिए वो अपनी सिक्योरिटीज़ जो है, उसके पास जो सिक्योरिटीज़ है जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एट्सेट्रा, तो वो इन सिक्योरिटीज़ को वो इशू कर रही है, सेल कर रही है। मान लीजिए उसके पास 10 करोड़ की है और उसे सेल कर रही है, 10 करोड़ की सिक्योरिटीज़ को सेल कर रही है किसी एंटिटी को 9 करोड़ में सेल कर रही है, और फिर ये कहती है कि मैं इसे वापस बाय बैक करूँगी कि कितने रुपए में, 10 करोड़ रुपए में बाय करूँगी। अब वो सेल कितने पे कर रही है, केवल 9 करोड़ पे कर रही है, और उसको बाय कितने पे करेगी, नेचुरली 10 करोड़ पे करेगी। तो उसको 1 करोड़ रुपए फालतू देने पड़ रहे हैं, और जो फालतू देने पड़ रहे हैं वही वास्तव में कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट है। इसमें क्या होता है कि एक एंटिटी जो सिक्योरिटी को सेल तो कर रही है, वो कर रही है फर्स्ट, और उसके बाद उसको वापस रीपरचेज करने का एग्रीमेंट कर रही है। इसी को रेपो कहते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जिसको ये सिक्योरिटी सेल की जा रही है वो भी सेफ़ है। सेफ़ क्यों है? क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी है। अगर मान लीजिए ये एंटिटी टाइम पर वापस परचेज नहीं कर पाई तो सिक्योरिटी उसकी हो जाएंगी जिसको सेल की गई, और वो जब चाहे सिक्योरिटी को बेचकर अपने पैसे ले सकता है। तो इसे हम जो कहते हैं रेपो कहते हैं। रेपो की रिलेटेड क्या क्या फीचर्स हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। रेपो की फीचर्स में सबसे पहले आता है सेफर इन्वेस्टमेंट। कॉल मनी के अगर कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कॉल मनी जो है काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और उसमें ज़्यादा लिखा पढ़ी नहीं होती, ज़्यादा एग्रीमेंट्स वगैरह नहीं बनते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे अमाउंट पे किया जाता है और वेरी शॉर्ट नोटिस पे काफ़ी अमाउंट लिया जाता है, और वो जो है कॉल मनी ट्रस्ट पे चलती है। लेकिन रीपरचेज एग्रीमेंट जो है कंपेरेटिवली कॉलर मनी काफ़ी सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। सेकेंड, बैक बाय कोलेट्रल्स। जैसा हमने डिस्कस किया कि कैसे ही अमाउंट नहीं मिलता, उसके बदले में आपको अपनी सिक्योरिटीज़ देनी पड़ती हैं, क्योंकि आप इसकी सिक्योरिटीज़ दे रहे हो तो जो आपका अमाउंट है वो एक तरीके से बैक है। बैक किससे है? कोलेट्रल से, क्योंकि अमाउंट डूबने के चांस नहीं है, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटीज़ है। आप कभी भी इन सिक्योरिटीज़ को बेचकर अपना जो भी आपने उधार दिया है बोरोर्स को, वो आप अपना पैसा वसूल कर सकते हैं इन केस अगर बोरोर्स टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाता। थर्ड आता है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल। क्योंकि ये बैक बाय सिक्योरिटी होती है तो एक तरीके से ये आरबीआई के लिए बहुत हेल्पफुल है मनी कंट्रोल करने के एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, क्योंकि सिक्योरिटी से बैक है, इसलिए आसानी से जो मनी की सप्लाई है उसे आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। जहाँ तक सवाल है फोर्थ फीचर्स, दैट इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि सिक्योरिटीज़ जो सेल की जाती है वो कम रेट पे की जाती है और बाय की जाती है वो ज़्यादा रेट पे की जाती है। तो इस तरीके से जो ये है एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कूपन है, डिस्काउंट है, या यूँ कह लें कि एक इंटरेस्ट है। तो रीपरचेज एग्रीमेंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जो रेपो है एक मॉनेटरी पॉलिसी का भी एक पार्ट है जो आरबीआई इसको यूज़ करती है। आपने बैंकिंग में भी पढ़ा होगा कि रेपो, रिवर्स रेपो। उस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है रेपो, रिवर्स रेपो में। वो क्या होता है उसको भी हम यहाँ पर क्लियर कर लें ताकि आप उसको भी समझ जाए। जब मान लीजिए कमर्शियल बैंक्स को लोन की ज़रूरत होती है काफ़ी शॉर्ट टर्म के तौर पर, तो कमर्शियल बैंक्स को जब लोन की ज़रूरत होती है काफ़ी शॉर्ट टर्म पर, तो वो आरबीआई से लोन ले लेता है और एक पर्टिकुलर रेट मेंशन होती है, दैट इज़ रेपो। उस रेपो रेट पर वो, लेकिन ध्यान रहे ये जो लोन मिलता है काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, जिसे कमर्शियल बैंक्स को अपनी जो भी ज़रूरत है, जो भी नीड है उसको पूरा करने के लिए मिलता है, और वो नीड पूरा होने के बाद कमर्शियल बैंक्स इसको वापस रीपे कर देता है आरबीआई को। और एक होता है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो क्या होता है? कई बार क्या होता है कमर्शियल बैंक के पास फंड्स बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में पड़े होते हैं और उसको यूज़ नहीं आ रहा, तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो उस फंड्स को क्या करते हैं, आरबीआई के पास इन्वेस्ट कर देते हैं बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए, स्मॉल पीरियड के लिए, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो। ध्यान रहे रेपो की जो रेट होती है वो रिवर्स रेपो से जनरली ज़्यादा होती है, कि रेपो रेट ज़्यादा होती है, रिवर्स रेपो कम होती है। क्यों? क्योंकि आरबीआई लोन तो ज़्यादा रेट पे देने के लिए एग्री करता है और कमर्शियल बैंक से लोन लेने के लिए या उनके डिपॉजिट को अपने पास रखने के लिए कम रेट पर एग्री करता है। तो दोस्तों आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए, एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दूसरा कमर्शियल पेपर और तीसरा रीपरचेज एग्रीमेंट, दैट इज़ रेपो। रेफरेंस के लिए आप दोस्तों बुक कल्याणी पब्लिकेशंस की बुक शशि के गुप्ता एंड अदर्स पढ़ सकते हैं, और वीके पब्लिकेशंस की बुक आलोक गोयल एंड अदर्स पढ़ सकते हैं।
दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप हमारे फेसबुक चैनल गुलियानी क्लासेस पे हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी guliyaniclasses@gmail.com पर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।